बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम नया कोर्स अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है आपके पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इससे पहले कि हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करें तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स जो होती क्या हैं जिनको यहाँ पे स्टडी किया जाता है। तो बेसिकली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है इसमें आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जो कि डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब होता है रैंडम डाटा को स्टडी करना। जिस तरह से आप मिसाल ले लें कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये आपके पास एक रैंडम डाटा है। तो इस तरह की जो स्टडी होती है इसको आप क्या बोलते होते हैं, डिस्क्रीट स्टडी बोलते हैं। और इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का। तो इसके बाद जो ज़्यादातर बुक्स फॉलो की जाती हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है वो आपके पास हैं। केनेथ एच रोजन की एक बुक है, 6th एडिशन, ये आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद शाम्स आउटलाइन की बुक्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब अगर हम देखें कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहले नंबर पे है जब कोई आप एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि दो इंटीजर्स को ऐड करें तो हमारे पास वो सर्किट जो है डेवलप हो जाए, आप वहाँ पे जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपने देखा हुआ होगा कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में या मोबाइल में पासवर्ड लगाने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक पैटर्न की ही बात करते हैं तो पैटर्न में आप लोगों को पता है कि पैटर्न की बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं आपके पास। आप डिफरेंट मेथड से जो है वो पैटर्न लगा सकते हैं। जैसा कि कुछ लोगों ने इस तरह से पैटर्न लगा लिया, कुछ ने इस तरह से पैटर्न लगा लिया। सिमिलरली से बहुत सारी मेथड्स हमारे पास डेवलप हो सकती हैं जिसमें आप पैटर्न्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर पासवर्ड्स की बात करें, आप विंडो का पासवर्ड लगाते हैं, मोबाइल का पासवर्ड लगाते हैं, 1 2 3 4, या मैं कहता हूँ मैं पासवर्ड लगा देता हूँ ABCD। तो ये वो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में होता क्या है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में बहुत सारी लॉजिक्स को स्टडी किया जाता है। तो ये बेसिकली वो कुछ टॉपिक्स नेम हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो हम स्टडी करेंगे इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। सबसे पहले नंबर पे आपके पास है लॉजिक्स क्या होती है। फिर उसके बाद आप नंबर थ्योरी से थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद सेट थ्योरी को स्टडी किया जाएगा, रिलेशंस क्या होते हैं, सीक्वेंसेस क्या होते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन काउंटिंग। तो ये सारी चीजें हम जो है इंशाल्लाह इस कोर्स में पढ़ेंगे। तो रेफरेंस बुक्स अगेन मैं बता रहा हूँ, केनेथ एच रोजन की जो है बुक, ये सबसे ज्यादा पढ़ाई भी जाती है, पढ़ी भी जाती है और बहुत ज्यादा इसमें डिटेल के साथ डाटा लिखा हुआ है। तो कोशिश हमारी यही होगी कि हम इस बुक को ज्यादा फॉलो। ओके जी, चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर है आपके पास लॉजिक्स के बारे में। अब लॉजिक्स होती क्या है, बताते खुद लॉजिक्स क्या होती है। लॉजिक्स बेसिकली बोला जाता है किसी भी हाइपोथेसिस को या किसी भी ऐसे आर्गुमेंट को जो आप किसी भी एक स्टेटमेंट के अगेंस्ट देते हैं, उसको आप क्या बोलते होते हैं, लॉजिक्स का नाम देते हैं। अब लॉजिक्स की डिफरेंट काइंड्स आ जाती हैं आपके पास। जिस तरह से फर्स्ट नंबर पे आपके पास जो है वो है प्रोपोजिशनल लॉजिक्स क्या होती है। तो बेसिकली लॉजिक्स का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो है किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को एक एक ऐसा रूल जिसके साथ आप किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को समझा सकें, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को जो है वो आप डिस्क्राइब कर सकें। जिस तरह से मैथमेटिकल आर्गुमेंट्स होते हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर हम एक आर्गुमेंट लिखते हैं A+B=C, या मैं एक आर्गुमेंट लिखता हूँ 2+4=6। अब इन दो आर्गुमेंट्स में एक आर्गुमेंट ऐसा होगा जो कि वैलिड होगा और एक आर्गुमेंट ऐसा होगा जो कि इनवैलिड होगा। तो इन दोनों आर्गुमेंट्स को आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉजिक्स को यूज करते हैं। और उन लॉजिक्स में सबसे पहले आपके पास आ जाती हैं जी प्रोपोजिशनल लॉजिक्स क्या हो। ओके जी, सबसे पहले अब हम देखते हैं कि प्रोपोजिशंस बताते खुद क्या होती है। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक स्टार्ट करते हैं। प्रोपोजिशन कोई भी ऐसा सेंटेंस, स्टेटमेंट या एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस जिसके सिर्फ दो ही मीनिंग्स हों, या आप उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट दे सकें कि ये आपका
गिवन सेंटेंस ट्रू है, या आप उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट दे सकें कि ये आपका गिवन सेंटेंस फॉल्स है। तो इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट या डेक्लेरेटिव सेंटेंस अगर होगा तो उसको हम क्या बोलते होते हैं, उसको हम बोलते होते हैं प्रोपोजिशन, जिसकी कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। अब ये एक डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, ये एक सेंटेंस बोला गया है डेक्लेरेटिव, जिसमें वो बता रहा है कि फ्रांस का जो कैपिटल है वो पेरिस है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास, इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या कहलाएगी, प्रोपोजिशन कहलाती होती है। सिमिलरली अगर हम देखें तो इन प्रोपोजिशंस को जब आप स्टडी करते हैं, तो प्रोपोजिशंस को स्टडी करने के बाद आपके पास कैलकुलस की एक नई ब्रांच बन जाती होती है, जिसको आप नाम देते होते हैं प्रोपोजिशनल कैलकुलस का। तो ये ब्रांच आपके पास होती है जी प्रोपोजिशनल कैलकुलस। तो प्रोपोजिशनल कैलकुलस बेसिकली होती क्या है कि प्रोपोजिशनल कैलकुलस ऐसी ब्रांच है आपके पास लॉजिक्स की जिसके अंदर आप प्रोपोजिशंस को ही डील करते हैं। ऐसी ब्रांच है आपके पास जिसमें आप सिर्फ प्रोपोजिशंस को ही डील करते हैं, डील्स विद प्रोपोजिशंस। तो प्रोपोजिशंस अभी हम देख चुके हैं कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके दो मीनिंग्स हो, या वो फॉल्स हो बजाते खुद, या वो आपके पास जो है अभी ट्रू हो, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोजिशन बोलते हैं। तो जब भी आप इन लॉजिक्स को स्टडी करेंगे, इन प्रोपोजिशनल लॉजिक्स को जब आप स्टडी करेंगे, तो कैलकुलस की जो ब्रांच बनती है उसको आप क्या बोलते हैं, प्रोपोजिशनल कैलकुलस का नाम बोलते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, जिसमें हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस आपके पास ट्रू है, तो इट मींस ये सेंटेंस बताते खुद आपके पास क्या होगा, प्रोपोजिशन कहलाती होती है। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं आप। और एग्जांपल इसकी लिखी हुई है, देखें अब प्रोपोजिशन कब नहीं होगी, या ऐसा सेंटेंस जिसको आप प्रोपोजिशन नहीं बोलेंगे। एग्जांपल है आपके पास, कैन अली कम विद यू। दिस इज एन क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, दिस इज नॉट अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या अली आपके साथ आएगा, या क्या अली आपके साथ आ सकता है। तो ये आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, तो डेक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है आपके पास। इसका आप आंसर जो है ट्रू या फॉल्स में आप नहीं दे सकते, तो इसलिए हम इसको प्रोपोजिशन का नाम नहीं देते। ओके जी, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल्स आपके पास हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। टेक टू एस्पिरेंट्स। अब एस्पिरेंट्स दो लेना, इसमें कोई लॉजिक नहीं बन रही कि हम इसको ट्रू या फॉल्स में हम बयान कर सकें, इसलिए ये भी आपके पास प्रोपोजिशन नहीं है। अब आ जाते हैं मैथमेटिकल आर्गुमेंट्स की तरफ। मैथमेटिकल आर्गुमेंट्स में भी आप उसको एज ए प्रोपोजिशन के तौर पे डील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें, x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 9। अब ना तो ये सेंटेंस ट्रू है और ना ही ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि आपने इसमें एक वेरिएबल क्वांटिटी को ऐड कर दिया है। अब अगर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन 5 लेता हूं, तो ये ऑब्वियसली जो है वो 9 से ग्रेटर होगी। जब ये वैल्यू आपके पास 9 से ग्रेटर होगी तो ये हमारे पास प्रोपोजिशन बन जाएगी। इसी तरह से अगर मैं x की कोई भी और वैल्यू चूज करता हूँ, तो वो आपके पास इस सेंटेंस को या तो ट्रू करेगी या फॉल्स करेगी। लेकिन जब इसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो तब हम इसको ना तो ट्रू कह सकते हैं और ना ही इसको हम फॉल्स कह सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ 2 plus 5 is equal to 7. This is a true statement, so it means this will be a proposition. Otherwise अगर इसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व होगा तो ये आपके पास प्रोपोजिशन नहीं बनेगी। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं एक और एग्जांपल। ही इज अ कॉलेज स्टूडेंट। यस ऑफ कोर्स। अब ही इज अ कॉलेज स्टूडेंट,
ये अब डिपेंड करती है कि वो ही कौन है। ही का मतलब जिसको हम प्रोनाउन कर रहे हैं वो प्रोनाउन बताते खुद कौन है। अब अगर तो वो कोई पर्टिकुलर रेफरेंस आप देते हैं, फॉर एग्जांपल अली इज अ कॉलेज स्टूडेंट, तो इसका मतलब कि अली जो है वो नॉन पर्सन है आपके लिए, एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस बनेगा। बट ही ही डज नॉट स्टैंड फॉर अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस। ये हमें रेफरेंस नहीं दे रहा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ही यहाँ पे कोई भी हो सकता है, इसलिए ये भी आपके पास प्रोपोजिशन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती हैं जो नोटेशन क्या होती है। प्रोपोजिशंस को डिनोट करने के लिए सिंपली जो नोटेशंस यूज की जाती हैं वो आपके पास होते हैं अल्फाबेट्स, जो कि आप लिखते हैं स्मॉल स्मॉल अल्फाबेट्स लिखते हैं, लाइक पी क्यू आर एंड एफ। जैसा कि अभी आपने लिखा था, कोई भी एक सेंटेंस में लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मेथड होगा किसी भी प्रोपोजिशन को लिखने का। पी हमारे पास एक प्रोपोजिशन है और मैं यहाँ पे कह देता हूँ 2 + 3 इज इक्वल टू 5। So this is basically a proposition, and this is notation how we can denote a proposition. उसके बाद हर प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यूज होती है। ट्रुथ वैल्यूज का मतलब ये होता है कि उसमें उसकी एग्जैक्ट आंसर क्या है, मीन्स टू से या तो वो ट्रू हो सकता है आंसर, या उसका आंसर फॉल्स हो सकता है। तो ये जो उसके आर्गुमेंट्स हम क्रिएट करते हैं, उन आर्गुमेंट्स को हम क्या बोलते होते हैं, ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द प्रोपोजिशन। तो अगर कोई प्रोपोजिशन ट्रू प्रोपोजिशन है तो उसको टी के साथ डिनोट करते हैं या 1 के साथ डिनोट करते हैं इन मैथमेटिकल आर्गुमेंट्स। और अगर वो आपके पास फॉल्स है तो इसको आप कैपिटल एफ के साथ या 0 के साथ डिनोट करते हैं। तो दिस इज डिनोटेशन फॉर प्रोपोजिशन। देन नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी कंपाउंड प्रोपोजिशन। अब फर्दर हम अगर मूव करें तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि बेसिकली लॉजिक्स को डेवलप करने का और प्रोपोजिशंस को डेवलप करने का मतलब ये होता है कि मैथमेटिकल आर्गुमेंट्स को इजीली अंडरस्टैंड करना। अब इंग्लिश में अगर हम देखें तो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है नॉट, एंड, और, एक्सक्लूसिव, और, या इम्प्लीकेशन, या बाई कंडीशन। तो ये सारी की सारी वो चीजें हैं जिनके मीनिंग्स हमें पता है। नॉट का मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या है, और का मतलब क्या है, लेकिन मैथमेटिकल आर्गुमेंट्स के अंदर आप डायरेक्टली इन चीजों को यूज नहीं कर सकते। आपको इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स आपको बताना पड़ता है कि वो प्रोपोजिशन आपकी क्या, वो मैथमेटिकल आर्गुमेंट्स आपसे डिमांड क्या कर रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या करते हैं, इन ऑपरेटर्स को या इन लॉजिक ऑपरेटर्स को यूज करते हुए कुछ नई प्रोपोजिशंस बनाते हैं, पहले से बिल्ट इन प्रोपोजिशंस को यूज करते हुए। तो इनको क्या बोलते हैं आप, कंपाउंड प्रोपोजिशन। जिस तरह से आप दो सेंटेंस को मिला के एक नया सेंटेंस बना सकते हैं, इसी तरह से दो प्रोपोजिशंस को मिला के आप एक नई प्रोपोजिशन भी बना सकते हैं, जिसको क्या बोलते होते हैं, हम कंपाउंड प्रोपोजिशन बोलते हैं। और इन कंपाउंड प्रोपोजिशंस को बनाने के लिए हमें इन ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि आपके पास ये लिखे हुए हैं, नॉट, एंड, और, या एक्सक्लूसिव, और, एटसेट्रा। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी निगेशन ऑफ अ प्रोपोजिशन क्या होती है। निगेशन ऑफ अ प्रोपोजिशन, निगेट का मतलब होता है अपने आर्गुमेंट से डिनाई करना। तो अगर कोई चीज ट्रू है तो उसको फॉल्स कह देना, और अगर कोई चीज फॉल्स है तो उसको ट्रू कह देना, बेसिकली क्या कहलाता होता है, निगेशन ऑफ एन आर्गुमेंट कहलाता है। निगेशन को आप डिनोट करने के लिए सिंबल यूज करते हैं ये वाला। इस तरह से आप किसी भी आर्गुमेंट को जो है या किसी भी प्रोपोजिशन की निगेशन को डिनोट कर सकते हैं। अगर पी आपके पास प्रोपोजिशन है तो निगेशन ऑफ पी को आप इस तरह से डिनोट करेंगे, या आप निगेशन ऑफ पी के लिए ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कोई चीज ट्रू है तो उसको फॉल्स कहना, और अगर कोई चीज आपके पास फॉल्स है तो उसको ट्रू कहना क्या कहलाता होता है, निगेशन ऑफ अ प्रोपोजिशन कहलाता है। ओके, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनकी निगेशंस यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक प्रोपोजिशन आपको गिवन है, P इज अ प्रोपोजिशन दैट टुडे इज अ फ्राइडे। टुडे इज फ्राइडे। तो निगेशन लिखने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आज फ्राइडे है तो इसको निगेट करेंगे, ट्रू कंडीशंस को आप क्या करेंगे, फॉल्स करने की कोशिश करेंगे। तो निगेशन में आप लिखेंगे टुडे इज नॉट फ्राइडे। अब यहाँ पे हमने लिखे हैं दो तरह से, एक हमने लिखा इट इज नॉट द केस दैट टुडे इज फ्राइडे। दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश। अगर हम नीचे देखें तो हमने उसको सिंपली सेंटेंस में हमने उसको जो है वो डिफाइन कर दिया है, दिस इज नॉट फ्राइडे, इट
मीन्स के हमने इसको निगेट कर दिया है ओरिजिनल प्रोपोजिशन को, तो इसको बोलते हैं निगेशन ऑफ अ प्रोपोजिशन। 6 इज नेगेटिव। अब 6 इज नेगेटिव हमें पता है ये फॉल्स स्टेटमेंट, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रू बनाने के लिए इसकी निगेशन ले लेते हैं। तो जब इसकी निगेशन ली तो हम इसको क्या लिखेंगे, 6 इज नॉन नेगेटिव। उसके बाद ट्रुथ टेबल्स क्या होते हैं, जो आपकी गिवन प्रोपोजिशन होती है उसकी जो ट्रुथ वैल्यूज होती हैं आपके पास, उनकी ट्रुथ वैल्यूज को टेबल की फॉर्म में लिखने को क्या बोलते होते हैं, ट्रुथ टेबल का नाम देते हैं। जैसे एक प्रोपोजिशन अगर ट्रू है तो उसके लिए हम ट्रू लिख रहे हैं, पी लिख रहे हैं, अगर कोई प्रोपोजिशन फॉल्स है तो उसके लिए हम एफ लिख रहे होते हैं। तो प्रोपोजिशन पी लिखी, इसके ट्रुथ टेबल में हमें पता है या तो वो ट्रू हो सकती है या वो फॉल्स हो सकती है। निगेशन में क्या होगा कि ट्रू को वो फॉल्स कर देगी और फॉल्स को वो ट्रू कर देगी आपके पास। तो ये आपके पास होता है ट्रुथ टेबल फॉर निगेशन ऑफ अ प्रोपोजिशन। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास कंजंक्शन क्या होती है। अब बेसिकली हम फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं, जिस तरह इंग्लिश आर्गुमेंट्स को आपस में कंबाइन किया जाता है, तो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स को भी हम आपस में यहाँ पे कंबाइन करें। तो एंड, अगर दो प्रोपोजिशंस को आप आपस में कंबाइन करके एक नई प्रोपोजिशन बना रहे हैं जिसमें आप कनेक्टिव्स या लॉजिक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं एंड, तो तब ऐसी नई कंपाउंड प्रोपोजिशन को क्या बोल देते हैं, कंजंक्शन का नाम देते हैं। और इसको डिनोट आप किस तरह से करते हैं कंजंक्शन को, कंजंक्शन के लिए ये आपके पास साइन होता है जो कि डिनोट करता है इंग्लिश में एंड को। तो बजाय मैथमेटिकल आर्गुमेंट्स में एंड लिखने के, अब आप क्या करेंगे, इस साइन के साथ इस मुकम्मल एंड वाले वर्ड को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसकी ट्रूथ वैल्यूज क्या होंगी, ये तब ही आपके पास ट्रू होती है जब पी और क्यू दोनों के दोनों ही आपके पास ट्रू होते हैं, अदरवाइज ये हमेशा फॉल्स रहेगी। तो जाहिर बात है हमारे पास इसमें बहुत सारी कंडीशन बन सकती हैं, समटाइम पी ट्रू होगा, क्यू फॉल्स हो जाएगा, क्यू ट्रू होगा, पी फॉल्स हो जाएगा। तो इसके ट्रू होने की सिर्फ एक ही कंडीशन होगी आपके पास, कि दोनों का ट्रू होना जरूरी है, तो तब ही ये आपके पास कंजंक्शन जो है वो ट्रू होगी, अदरवाइज ये ट्रू आपके पास नहीं होगी, ये फॉल्स कंसीडर कीजिए। ओके जी, नेक्स्ट अगर हम चले तो कंजंक्शन की देखते हैं हम एग्जांपल। कंजंक्शन की नेक्स्ट हम देखते हैं जी एग्जांपल।